निर्भरता है, अधिक निर्भरता, वो समाज वो समाज पे निर्भर करता है, सहयोग लेता है। कैसे सहयोग? ये मत सोचिए कि दिव्यांग अकेला सहयोग लेता है। अब मैं हर दिव्यांग को तो बैठ के जज नहीं कर सकती, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आप एक हाथ बढ़ाते हैं तो मैं भी कोशिश करूं दूसरे तरीके से आपको सहयोग करने का, है ना। तो अब अभी जब ये चुनौती आई है तो इनकी निर्भरता बहुत ज्यादा, मतलब ये स्ट्रगल करने लगे, संघर्ष करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि इससे पहले उन्होंने सुचारू रूप से अपनी व्यवस्था बनाई हुई कि हमें क्या, मतलब कहाँ पे किसका सहयोग चाहिए, कौन सा व्यक्ति या कौन सा मेरा साथी या कौन सा मेरा बच्चा या कौन सा फैमिली मेंबर मेरा सहयोग करेगा। इस बीमारी के आते ही दोनों तरफ भय बढ़ा, दोनों तरफ भय बढ़ा और दिव्यांग पूरी तरीके से संघर्ष करने लगे, बाहर मार्केट जाने में असमर्थ हो गए। क्योंकि सबसे, अब आप सोचेंगे यार वो चुनौती तो हमारे साथ भी थी। नहीं, आप थोड़ा सा सोचिए, जो देख नहीं सकता वो कहीं पे भी हाथ रखेगा, वो कहीं पे भी हाथ रखेगा, उसे पता ही नहीं कि इस ग्रिल पे या इस सीट पे कुछ पहले से लगा हुआ था, और वो हाथ रख करके पहले टच करता है। आप कभी रीड करिएगा कि जो दृष्टिहीन व्यक्ति है पहले छुएगा, सीट कंफर्म करेगा कि सीट खाली है ना, एक जाके नहीं बैठता। हो सकता है कोई बैठा हो, हमें पता ना, या तो मेरे साथ कोई साथी हो, कोई साथी होगा तो वो निश्चित तौर से वो देख करके बिठाएगा कि ये सीट खाली, आप बैठ जाइए। पर ऐसे में जब साथी का खुद जिंदगी और मौत का भय है तो साथी कैसे साथ देगा? दूसरी बात कि बाजार की दैनिक दिनचर्या के जितने काम थे, घरेलू से लेकर के बाजार तक, वो सब बाधित हुए। उसके लिए उनके पास सहयोगी, डोमेस्टिक हेल्प के लिए उन्होंने हायर किया था, वो बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वो लॉकडाउन हो गया, उनको मना कर दिया गया। लगभग मुझे जहां तक अंदाजा है, लगभग 3-4 मंथ तक लोगों ने, जो मेरी सोसाइटी का जो मुझे आइडिया है, लोगों ने नहीं बुलाया। लेकिन जब धीरे धीरे लॉकडाउन थोड़ा कंफर्टेबल किया गया, थोड़ा सैटरडे संडे तक लाके शिफ्ट किया गया, तो लोगों ने सोचा कि अब तो इसी के साथ हमें जीना है। धीरे धीरे उनको भी डोमेस्टिक जो हेल्पर थे उनको पूरी सेफ्टी के साथ बुलाने का मौका दिया गया कि आप आइए। और उनको, भाई चूंकि गरीब भी है तो उनकी सेफ्टी भी हमारी जरूरी है, क्योंकि वो सेफ नहीं रहेंगे तो हम सेफ नहीं रहेंगे। तो उनको जो भी बेसिक आवश्यकता है वो उपलब्ध कराई। दूसरी बात कि जब जो श्रवण बाधित लोग हैं उनको तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी, तरह तरह की ट्रेनिंग दे करके उनको सुनने, मतलब इस तरीके की मशीनें लगा दी जाती थी जिससे कि वो सुन सके और बोलने की कोशिश कर सके। इस तरीके के जो ट्रेनिंग संस्थान थे वो एकाएक बंद हो गए, उनका जो विकास था वो रुक गया। अब वो विकास रुक गया तो वो अपनी जगह पे स्ट्रगल करने लगे। इसके अलावा नसों से संबंधित जो बीमारियां थी, लकवा या मस्कुलर से संबंधित जो भी थी, तो उसमें थेरेपिस्ट की बहुत जरूरत रहती थी, और थेरेपिस्ट उन लोगों ने हायर किया हुआ। थेरेपिस्ट घर पे आते थे और थेरेपी करते थे, उससे उनको काफी आराम था। लॉकडाउन के चलते ये सारी चीजें बंद हो गई। अब थेरेपिस्ट की भी अपनी समस्या है कि अगर वो आज के डेट में हाथ से थेरेपी करेगा तो सुरक्षित ना पेशेंट के लिए है ना आपके लिए। तो इस पे समाधान में मैं अंत में बोलूंगी, अभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसका समाधान मिला जुला लास्ट में ही दूंगी, क्योंकि समस्याओं का समाधान भी मुझे ढूंढना है, तो मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और शेष आप लोग भी अपने सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि सभी साथी। इसके बाद अगर हम देखें तो जो पैरों से विकलांग है उनकी उनकी समस्या बहुत अधिक बढ़ गई, क्योंकि वो व्हील चेयर यूजर है। व्हील चेयर यूजर होने के कारण उनकी व्हील चेयर कैसे कहाँ से गुजरेगी, पहले तो लोग सहयोग करते थे आम पब्लिक। क्योंकि मैंने केरल नहीं घूमा है, लेकिन मैंने दिल्ली को बहुत ऑब्जर्व किया है। मैं चूंकि जन्मस्थली मेरी बलिया है और परवरिश मेरी गोंडा, लखनऊ के आगे एक जिला गोंडा है उत्तर प्रदेश में, वहां हुई है। यहाँ पे वो जागरूकता नहीं है विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, जो आम पब्लिक में दिल्ली में बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, महिला से लेकर पुरुष तक बहुत सजग है। उनमें ये संवेदना या तो जगाई गई है या जैसे भी उनको इस तरीके से ट्रेंड किया गया है क्लासरूम से लेकर के बाद में सेमिनार करके, कि वो लोग जागरूक है। और जैसे ही हम लोग कहीं खड़े होते हैं तो वो तुरंत पूछते हैं कि आपको कोई सहयोग चाहिए, यू नीड हेल्प,
तो अगर हमें चाहिए होती तो हम बोल देते हाँ, नहीं तो कह देते कि नहीं नहीं मुझे थैंक यू, मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, चले जाओ। लेकिन उनका ये पूछ लेना ही, आप सोचिए कि हमारे कितने ही, देखिए मैं चूंकि अपने डेली यूज के रास्ते पे चलती हूँ और मैं एक परिपक्व उम्र में भी हूँ, लेकिन यही वाक्य अगर कोई युवा बच्चा से जो 12वीं स्कूल से करके आया होगा और कॉलेज में जा रहा होगा, स्ट्रगल करता होगा एवरीडे, तो मेट्रो में क्या था पहले, आपको पता है कि नहीं, लेकिन दिल्ली वालों को सबको पता है कि दिल्ली में सहायक उपलब्ध कराए जाते थे। हाँ, जैसे 3 बच्चों को दे दिया कि लो भाई इनको डीयू से कनॉट प्लेस जाना है, उस मेट्रो में बिठा दो और अगले अटेंडेंट को बोल दो कि वहां पे उतार करके बाहर कर देगा। आप सोचिए किसी दृष्टिहीन के लिए ये कितना बड़ा सहयोग है। लेकिन लॉकडाउन के चलते मेट्रो क्या, मेट्रो अपने कर्मचारियों को बचाए कि हमको बचाए, तो हमें बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगली चीज अगर हम इस पे जाके बात करें, तो जो वर्किंग, जो कामकाजी और घरेलू औरतों की अलग अलग समस्या है। घरेलू औरतें 24 घंटा घर में रहती थी तो वो चीजें मैनेज करती थी, बाहर की चीजें जो अगर मैरिड है तो ओबियसली कि हस्बैंड करते हैं, नहीं तो कोई ना कोई, क्योंकि ये जीवन प्रतिदिन की आवश्यकता है, तो कोई ना कोई हम लोग व्यवस्था बना के रखते हैं। तो जो हम व्यवस्था बना के रखते हैं तो हमारी, या तो रिक्शे वाला कोई परिचित हम बनाते हैं। मैं इसलिए इतना स्पष्ट बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे लाइफ के खुद के भी ये स्ट्रगल है डे टू डे के लाइफ के, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हम लोग करते हैं, या तो किसी रिक्शे वाले को कुछ पेमेंट ज्यादा करेंगे और जो सभ्य लगे, सभ्य और शरीफ भी होना चाहिए इंसान, क्योंकि मिस यूज करने की मानसिकता भी बहुत होती है। तो उस तरीके से हम जज करते हैं, या तो कोई रिक्शा वाला या कोई काम वाली या कोई फैमिली मेंबर अगर आस पास है रिलेशन का, या कोई मेरा स्टूडेंट जो सेटल हो चुका है, तो वो आकर के जब इस तरीके का सहयोग देते हैं, कभी कभार चाहे वो 2 महीने में एक बार दें, पर वो सहयोग शायद मुझे लगता है 15 दिन का तो हो जाता है, 20 दिन का हो जाता है। इस तरीके से हम लोग जीवन यापन कर रहे थे। अब जब जो कामकाजी औरतें हैं उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए जैसे कुक रखा हुआ था, सफाई कर्मी रखा हुआ था, जैसी जिसकी आवश्यकता थी वो उन्होंने रखा हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हो कि लॉकडाउन के चलते सारी व्यवस्था जब ठप पड़ी तो वो बुरी तरीके से झेलने लगे, क्योंकि मेरे पास बच्चे नहीं है ना, लेकिन उनके पास तो 2-2 3-3 बच्चे हैं, हस्बैंड है, परिवार है। और परिवार में कई बार तो सास ससुर होते, कई बार नहीं भी होते। जब नहीं होते हैं, कोई भी सामान्य व्यक्ति उनके साथ नहीं होता, तो उसका स्ट्रगल आप यकीन नहीं करेंगे कि आपका तो 1 गुना होगा ना, हमारा कम से कम 4 गुना हो जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। आप घर में बैठी हैं, आपने दूध चढ़ा दिया, चूंकि आप देख सकते हैं आपने दूध भी चढ़ा दिया, आप किसी ऐसी जगह पे बैठ गए जिसमें आपका छोटा बच्चा खेल भी रहा है और आप देखते देखते वेजिटेबल भी काट। अब ब्लाइंड ये तीनों काम इकट्ठा नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है कि ब्लाइंड जब भी दूध उबाल देखता है तो टच करके देखता है ऊपर उफान आया कि नहीं आया। अगर उफान आया तो अगर 3 उबाल दिलाना है, कई 2 उबाल दिलाते, कई 1 ही उबाल दिला के बंद कर देते, जैसी जिसकी इच्छा, तो वो बंद करके उबाल दिलाएगा। लेकिन उसी पीरियड में वो अपना बच्चा कैसे, बच्चे के लिए तो आइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1-1.5 साल का बच्चा अपने मुंह में क्या डालेगा ये तो मुझे पता, हमें किसी को भी नहीं पता है ना जो नहीं देख सकता है। फिर पता चला बच्चे ने चाकू ही उठा लिया। तो ये बहुत रिस्की चीजें हैं जिसपे हम लोग कभी नहीं सोचते, इसीलिए हमारे चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। हम काम करने में स्लो नहीं है, काम में बहुत फास्ट कर दूंगे और बहुत अच्छा काम हम लोग कर देंगे। लेकिन दिक्कत यही है कि हम एक साथ 4 काम मैनेज नहीं कर पाएंगे, कि हम इधर भी घूम गए कि पड़ोस में कोई आया है क्या, हम उधर भी चले गए, क्यों हमारे लिए आवाज बहुत मायने रखती है। हम आवाजों से रीड करते हैं कि दरवाजों पे कोई आया, या दूध का उबाल आ रहा है तो दूध को उबाल सुनने के लिए हमें उस गैस के पास खड़ा रहना पड़ेगा, तभी हमें फील होगा कि दूध में उबाल आ रहा है। या मेरा बच्चा किधर है वो कैसे पता चलेगा मुझे, या तो मैं उसको आवाज दूंगी गुड्डू कहाँ है, कोई जरूरी है, गुड्डू को भी समझ आने लगा है ना कि मेरी मम्मी देख नहीं सकती। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, चीटिंग करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको वो बहुत जल्दी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो दृष्टिहीनों की समस्या थी वो बहुत चौगुना बढ़ गई। अच्छा, कई हमारे साथी चूंकि आप अक्सर पता नहीं आप लोगों में ये डिस्कशन होता है कि नहीं, कि यार इतना कमाते हुए हम खाना खुद क्यों बनाएंगे, कपड़े खुद क्यों धोएंगे। नहीं, मेरी सोच थोड़ी सी यहाँ पे अलग, क्योंकि हमें जिंदगी के हर वो काम आने चाहिए जो हमारे जिंदगी की बसर के लिए आवश्यकता है। ठीक है, मैं उसके लिए काम वाली हायर कर लूंगी,
लेकिन काम वाली कितना चीटिंग कर रही है ये कौन देखेगा, क्योंकि सिंगल वुमेन या जो विजुअली इंपर्ड कपल है वहां पे काम वाली कितना ईमानदारी से काम कर, ये जज करने के लिए एकदम अलर्ट रहना पड़ता है साथियों, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और ना, और मैं आपको, काश कि आप लोग ड्यू कभी रिफ्रेशर कोर्स करने आए तो आप आइए, आपको रियलाइज होगा कि हाँ क्या क्या इनके चैलेंजेस है। तो ऐसे में कई लोग तो इस चीज को बिल्कुल लागू करते कि नहीं यार हमको बातें, हम क्यों जो है खाना पकाएंगे, कपड़े धोएंगे या सफाई। मुझे लगता है कि ठीक है, उनका अपनी जिंदगी का स्टाइल है, हर एक की जिंदगी, मैं उनको बल्कि बहुत अच्छा मानती हूँ जिन्होंने इस तरीके से सोचा। लेकिन नहीं, मैं थोड़ा सा अलर्ट टाइप की हूँ कि वो कर क्या रही है मतलब मुझे पता होना चाहिए कि इस समय मेरी मेड कहाँ पे खड़ी और कर क्या रही है। उसने सब्जी छीलने से पहले धोया कि नहीं धोया। आप बताइए कि अगर इतना अलर्ट हम लोग नहीं रहेंगे और इस टाइम में वही काम मेड इसी तरीके से करेगी तो हम कोविड के समय में कितना सुरक्षित रहेंगे। ये ये ट्रेनिंग कोई मेड को जिस घर में वो काम करने आती है वही व्यक्ति दे सकता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता है। क्योंकि आप सबकी सोच और मेरी सोच अलग हो सकती है। आप किसी और तरीके से उसको ट्रेंड करना चाहती, मैं किसी और तरीके से ट्रेंड करना चाहती हूँ। अच्छा, इसके बाद छात्रावास, मॉल, सराय, जो भी पब्लिक जगह थी वो सब बंद हो गए। अच्छा, होता क्या कि जो दिव्यांग जन है वो अक्सर छात्रावास में पढ़ करके, छात्रावास में रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेना पानी लिया, हाँ दीदी। शिक्षा जो अपनी शिक्षा है वो छात्रावास में रह करके ग्रहण करते हैं। उनको फैमिली में रहने की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होती, और ऐसे में लंबे टाइम तक अगर फैमिली में रहना पड़े तो उनके लिए एक अलग तरीके की मानसिक यात्रा। परिवार ऐसा नहीं कि वो बच्चे के लिए ही, फैमिली को भी फील होता है। देखिए, एक बार जब बच्चा बाहर निकल जाता है ना तो उसका जुड़ाव पूरी तरीके से बाहर ज्यादा होता है। घर में जुड़ाव जरूर होता है लेकिन एक लिमिटेड टाइम, लंबे समय तक अगर उनको घर में भी रहना पड़ता है, उनको लगता है यार हमारी आजादी या हमारे रहन सहन में कहीं ना कहीं बाधा पड़ रहा है। दिव्यांगों की दिव्यांगों के लिए सबसे पहले तो मैं ये सुझाव देना चाहूंगी कि जितने भी परिवार के लोग हैं वो उसकी समस्या को समझें, जाने, उनको सहयोग करने की कोशिश करें। अक्सर क्या होता है, परिवार इरिटेट हो जाता है, अरे भाई अगर मैंने एक से दूसरी बार बीना जी को आवाज दे दिया, बीना जी, तो बीना जी एक दो दिन तो एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर तीसरे चौथे दिन ओहो आप लगातार बुला रहे हो मुझे। अब मुझे नहीं पता ना कि बीना यहाँ है कि बीना उठ के चली गई। ये बहुत सारे चैलेंजेस जो दिव्यांगों की जगह पे है। अच्छा, उसके बाद कार्यस्थल पे जो वर्किंग क्लास है उनके लिए अलग चुनौतियां, जैसे रेलवे, अस्पताल, बैंक, स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, सब जगह हमारे दिव्यांगजन महत्वपूर्ण पदों पे कार्यरत है। महत्वपूर्ण पदों पे वही लोग कार्यरत है, बता दूं, जो तकनीक से सीधे सीधे जुड़े हुए, जिनको तकनीक और अंग्रेजी की बहुत अच्छी समझ है, वो आज के डेट में सामान्य से कहीं कम नहीं है बल्कि ऊपर है। ये मैं बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो तकनीकी ज्ञान है वो थोड़ा कमजोर है। अब ऐसे में जब लॉकडाउन आए और 22 या 24 मार्च से जब हमें सारी कक्षाएं ऑनलाइन देनी पड़ी, तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती मेरे लिए भी बन गई कि जूम पे कैसे क्लास होगा। या पहले तो जूम पे ही चला, अभी भी जूम और गूगल मीट चल रहा है। तो मैं सोच रही कि यार जूम पे गूगल मीट क्लास कोई हो सकती है, और मैं बहुत ही मानसिक रूप से परेशान थी। जुलाई में मैंने कोर्स भी किया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटी। हाँ, वहां पे नो डाउट कि बहुत अच्छे वक्त आए थे, उन्होंने पेशेंस के साथ सुना और उन्होंने कहा नहीं मैम बहुत इजी है, आप कोशिश करिए। बल्कि जिस तरीके से ऑफलाइन में क्लास करती थी लगभग वही मोड में ऑनलाइन में भी कर रही हूँ, और एक एक जो अपना टॉपिक है उस पर खुल करके डिस्कशन होता है। बस ये है कि जिस बच्चे को पूछना वो माइक तभी ऑन करे, क्योंकि सबके जब माइक ऑन रहते हैं तो फिर बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है और क्लास लेने में मजा नहीं आता। एक बच्चा अगर कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है तो वो ऑन करे, उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ। पूरी क्लास के बाद मैं पूरा मौका देती हूँ कि भैया बताओ कहाँ पे क्या दिक्कत हो। तो इस तरीके की बहुत सारी जो है दिव्यांगों के जीवन में नए तरीके के चैलेंजेस आए। जो दिव्यांग बाहर कार्यरत थे, बहुत सारी छटनी हुई प्राइवेट सेक्टर में, एनजीओ में,
तो उन वो नौकरी से बेरोजगार हो गए। तो अब एक नई समस्या, बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई। जब बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई तो अब हमें ये सोचना है कि उनका जीवन यापन कैसे, वो कैसे अपने अपने को नए सिरे से खड़ी करेंगे। क्योंकि आप अगर आपने देखा हो, जब बॉम्बे, महाराष्ट्र, दिल्ली, कहाँ कहाँ से लोग कलकत्ता, यूपी, बिहार जब लौटे हैं, तो वो मंजर तो खैर आप लोगों को देखने में जितना आप लोग द्रवित हुए होंगे, दुखी हुए होंगे, देखने का बहुत इफेक्ट पड़ता है और सुनने का भी उतना ही इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम लोग एक बार को बंद कर सकते कि नहीं, मानसिक परेशानी जब होने लगती है तो बहुत ज्यादा किसी चीज को ना देखना चाहिए ना सुनना चाहिए। ऐसे में मनरेगा के तहत या ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमने दिव्यांगों का क्या सर्वे किया तो उनके रोजगार के लिए क्या सोचा गया कि वो अब कैसे आत्मनिर्भर बने। क्योंकि पहले की आत्मनिर्भरता जो थी वो समाप्त हो गई, अब उनको नए सिरे से स्थापित करना है। तो नए सिरे से स्थापित करने के लिए, नए सिरे से उनको खड़ा करने के लिए हमारे को, समाज को, हमारी जो जनता है और हमारे एनजीओ और कुछ सरकारी संस्थान सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। केवल हम सरकार पे सारी चीजें नहीं डाल सकते हैं। आप देखिए कि हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा एनजीओ और जो सरकारी संस्थान है वो आगे बढ़ करके भाग लेते हैं और काफी हद तक हमारे सहयोगी भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी जो है इनके जीवन में चुनौतियां आई। इसके अलावा आप देखिए थैलोसीमिया, हीमोफीलिया, जिनको ब्लड रेगुलर बदलना होता है, तो रक्तदान के जो शिविर लगते थे रेगुलर, वो बाधित हुए। हालांकि धीरे धीरे कुछ संस्थान जैसे आरएसएस का सक्षम संस्थान है, इसके अलावा कुछ एनजीओ, कुछ व्यक्तिगत तौर पे आगे आए और उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया कि ऐसा ना हो कि उनको जीवन यापन करना ही मुश्किल हो जाए। क्योंकि थैलोसीमिया और हीमोफीलिया में ब्लड की समय समय पर आवश्यकता पड़ती है। तो अब मैं वापस चलती हूँ, इसका सुझाव कैसे होता है कि सब चीजें तो रुक गई थी समय को देखते हुए। जब आर्थिक मंदी आई तो धीरे धीरे सारी चीजें खुली। तो मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए हमें इन सब समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे साथियों ने बोला, दस्ताने पहनो, दस्ताने पहनते ही दृष्टि बाधित की कार्य क्षमता पूरी तरीके से बाधित हो जाए। वो चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे घरेलू काम, वो सारे काम छू करके करता है, टच से करता है। जैसे वो कुछ भी पकड़ेगा तो मुझे लगता है उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन हो क्या, पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा वाला भी क्या करे, दूसरा वाला आपको कैसे छुए, क्योंकि उसकी अपनी भी सुरक्षा। तो दोनों तरीके से हमें समाधान ढूंढना है। दूसरी बात कि जो हीमोफीलिया, थैलोसीमिया मैंने बोला, इसके लिए कुछ एनजीओ, कुछ संस्थान आ गए और टाइम टू टाइम रक्तदान का शिविर लगाए, जिससे उनका जीवन यापन आसानी से हो सके। छात्रावास वगैरह में जो बंद पड़े हैं पूरी तरीके से, उनको धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, अब ये बहुत सारे साथी मुझसे पूछे कि कैसे, अब मान लीजिए कि 50 की संख्या, तो हम 50 ना बुला करके जो सीनियर या तो उनको बुलाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो और उनका काम भी शुरू हो सके। इसी तरीके से जो श्रवण बाधित या बुद्धि बाधित लोग हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती थी, वो ट्रेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए, या तो उनकी फैमिली आए, उनको फैमिली को इतना कन्विंस करना पड़ेगा कि फैमिली उनको लेकर के आए और ट्रेनिंग दिला करके लेके जाए। अगर छात्रावास नहीं खुल पा रहा है किसी कारण से, तो परिवार को भी सबसे बड़ी बात है कि परिवार को अपने बच्चों को स्वीकार करना पड़ेगा। जिस दिन परिवार अपने बच्चे को एक जैसा ट्रीट करेगा, किसी विकलांगता का भाव नहीं रखेगा, तो अपने आप ही वो बच्चा बहुत ग्रो करेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा। तो ये मैंने ये देखा है कि वो अपने दिव्यांग बच्चे के लिए वो स्ट्रगल नहीं करना चाहता जो दूसरे के लिए करना चाहता है। कुछ ही फैमिली है जो जागरूक फैमिली है, उन्होंने जरूर अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल किया है, लेकिन अधिकांश बच्चे छूट जाते हैं। और हमारी जो विकलांगता का स्तर है, आप ये भी देखिए कि यूपी बिहार में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अंधविश्वास के चलते हम प्रॉपर इलाज नहीं कराते। जब प्रॉपर इलाज नहीं कराते हैं तो बीमारी तो बढ़नी है, क्योंकि हम बहुत गॉड में विश्वास रखते हैं। अननेसेसरी, जहां जरूरत नहीं वहां पे भी हम मूर्ति पूजा करते हैं, मनौतियां मानते हैं। उन मनौतियों को मानने की जरूरत नहीं है। हमें
प्रॉपर डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। डॉक्टर का अभाव जरूर है दूर दराज के एरिया में, क्योंकि वो मर्ज नहीं पकड़ पाते तो भी केस बहुत सारे बिगड़ते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि मुझे लगता है कि सारी समस्याओं को बैठ करके कार्यस्थल पर बैठ करके या जहाँ पे भी वो लोग हैं उनके साथ बैठ करके वो जो है उनका सुझाव ढूंढा जाए। जैसे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये आदेश है कि वो वर्क फॉर होम चाहे तो दिव्यांगों को दे सकते। अब इसमें कई तो बहुत जागरूक होते हैं, वो बहुत सहर्ष देते हैं कि हाँ भाई नहीं, इनको वाकई परेशानी है। लेकिन हमारे सहयोगी बड़ी परेशान हो रखते हैं कि ले इसी को परेशानी है, हमको नहीं है। आप प्रैक्टिकल होके सोचिए ना कि आप जब जाओगे मेट्रो में, डीयू में, अपनी गाड़ी में, तो आप किसी के भरोसे नहीं हो। अगर हम गाड़ी ले भी लेते हैं तो भी हम ड्राइवर के भरोसे हैं। आप प्रैक्टिकल इस तरीके से सोचिए। तो इसमें सहयोगियों को भी थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमारे 12-15 लोगों में अगर मेरा एक सहयोगी ऐसा है तो उसको कंफर्ट जोन देना चाहिए, उसकी समस्या को ध्यान में रखते हुए। दूसरी बात मैं अपने दिव्यांग साथियों को भी बोलना चाहूंगी कि अनायास कोई चीज मत लेना, कोई सहूलियत फ्री में मत लेना। आप इतना अपना काम करके रखो कि कोई आपको डाउन भी करे तो आप जवाब दे ही रहे कि ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। क्योंकि हमें लेने की आदत नहीं होनी चाहिए, हमें थोड़ा देने की भी होनी चाहिए। कुछ समाधान हमें भी ढूंढने चाहिए। अब मेट्रो का समाधान कैसे ढूंढा जाए, ये तो मेट्रो डिपार्टमेंट बैठेगा ना, वो सोचेगा कि कैसे क्या किया जाए, कौन सी टेक्निक अपनाई जाए कि मेट्रो में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले तो पता नहीं सोचेंगे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेट्रो जरूर सोचे या रेलवे को जरूर सोचना चाहिए कि क्या करें कि इनका इनका जीवन यापन भी आम लोगों की तरह हो जाना चाहिए। मैं दिव्यांग साथियों को भी कहना चाहूंगी कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, जब तक कि जरूरत ना हो वो अपने घर में ही रहें। घर से ही मुझे पता है कि घर में भी रहने से उनके ऑनलाइन वर्क में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, कभी नेटवर्क इशू, कभी समझ नहीं आ रहा कि नेटवर्क चला गया या बैटरी लो हो जाती तो खैर वो बोलता है, नेटवर्क भी कई बार बताता है, कई बार मौन हो जाता तो दिक्कतें होती हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी जो समस्याएं हैं जिसको बैठ करके सुलझाया जा सकता है। समाधान कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, समाधान समाज ही बैठ करके ढूंढता है, दूसरा कोई नहीं ढूंढता। मैं और आप ही बैठ कर ढूंढेंगे कि अब दिव्यांग इतने तरीके की डिसेबिलिटी है तो इनकी समस्या का समाधान कैसे। और इसमें सबसे ज्यादा नीडी कौन है, आप ये भी सोचिए कि इसमें सबसे ज्यादा नीडी कौन है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को 50% दिखाई दे रहा हो और कोई टोटली ब्लाइंड हो, तो आपको वो प्रायोरिटी तो रखनी पड़ेगी। आवश्यकता के लिए तो सब हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ और मैं प्रश्न आमंत्रित बच्चों का करती, चैट बॉक्स में वो लिखते रहेंगे। इसके साथ ही मैं बीना जी के आग्रह पे एक दो कविताएं सुनाना चाहूंगी जो कि मैंने हाल फिलहाल में लिखा। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है कोरोना। कहो कोरोना कहाँ से आए, कहो कोरोना कहाँ से आए, किस किस देश में घूम के आए, कैसी कैसी विपदा लाए, घर घर में दुख दर्द ले आए। अर्थ जगत में मंदी छाई, राजनीति में छिड़ी लड़ाई, नए नए शब्दों को लेकर नए साहित्य की हुई उत्पत्ति। कोविड-19 और कोरोना मचा रहे चहु विश्व में रोना। मास्क और सैनिटाइजर का हुआ बाजार गर्म देश में। कहो कोरोना कहाँ से आए, किस किस देश में घूम के आए। सूनी पड़ गई रेल पटरियां, सड़कें सारी खाली हो गई। छिड़ी जंग एक नए तरह की, खाई और भी गहरी हो गई। पूंजीपति को अर्थ की चिंता, मजदूरों को पेट की चिंता। लौट चले मजदूर घरों को लेकर अपना डेरा डंबर। कितने कटे रेल पटरी पर, कितने घायल हुए सड़क पर। कहो कोरोना कहाँ से आए, किस किस देश में घूम के आए। कहो कोरोना कहाँ से आए, किस किस देश में घूम के आए।
कितने गिरे खाई खंदक में, कितने भूखे पेट मरे। पेट में बच्चे, गोद में बच्चे, नन्हे मुन्ने पैदल चलते। तेज धूप 45 डिग्री, देखो पैर में छाले पड़ गए। कितने बूढ़े कुबड़ी माँ को पीठ पे अपनी लाद चले हैं। कोई रोता और बिलखता, कोई जी भर गाली देता। कहो कोरोना कहाँ से आए, किस किस देश में घूम के आए। देखो लोग अब लौट रहे हैं, अपने गांव को ढूंढ रहे हैं। कितना क्रंदन, कितनी पीड़ा, घर घर में अब भय की लीला। हाथ जोड़ अभिवादन करते, नित दिन दूरी बना के रखते। होटल, ढाबे, मॉल, बाजार हो गए सारे बंजर हाल। शहरों में सन्नाटा पसरा, मैखाने तक मौन हो गए। कहो कोरोना कहाँ से आए, किस किस देश में घूम के आए। ये मेरी कोविड के बाद लिखी गई पहली कविता है, जो मैंने न्यूज सुन करके महसूस किया। दूसरी कविता है आसमान के तारे। एक टोकरी सजा के दे दो, एक टोकरी सजा के दे दो मुझे आसमान के तारे। कुछ घड़ियों की खातिर दे दो मुझे एक टोकरी तारे। टिम टिम करते मन को हरते, सारा जग उजियारा करते। लुका छुपी का खेल खेलते, कभी यहाँ कभी वहां है उगते। एक टोकरी सजा के दे दो मुझे आसमान के तारे। कुछ घड़ियों की खातिर दे दो मुझे एक टोकरी तारे। पूरी रात रजनी को सजाकर, चांद को खुद बाराती बनाकर। रजनी को वे संग ले जाते, उन दोनों का मिलन कराते। एक टोकरी सजा के दे दो मुझे आसमान के तारे। कुछ घड़ियों की खातिर दे दो मुझे एक टोकरी तारे। चांद हमारा सबसे न्यारा, वो दुनिया वालों का प्यारा। मौन चित्त बरसाता रहता, शीतलता का भर भर प्यारा। एक टोकरी सजा के दे दो मुझे आसमान के तारे। कुछ घड़ियों की खातिर दे दो मुझे एक टोकरी तारे। स्वयं प्रेम बन बहता रहता, स्वयं प्रेम बन बहता रहता। सबका दुख वह हरता रहता। एक टोकरी सजा के दे दो मुझे आसमान के तारे। कुछ घड़ियों की खातिर दे दो मुझे आसमान के तारे। धन्यवाद। इसी के बाद मैं प्रश्न लेना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी, वाकई बढ़िया थी आपकी कविता। और चैट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं। हम इतने समय तक चंदा जी से सुन रही थी दिव्यांगों के जीवन की चुनौतियां, और वे अपने ही जीवन से हमें ये सब कुछ बता रही थी। मुझे भी उनके साथ 2-3 दिन ठहरने का अवसर भी मिला था, और उस समय मैंने देखा था कितनी व्यवस्थित ढंग से वे सारे काम करते रहते हैं, और मैं सब कुछ प्रभावित हुई थी उनके साथ रहकर। और वे डोमेस्टिक हेल्प के बारे में बता रही थी, और कह रही थी कि कितना अलर्ट रहना पड़ता है। तो कभी कभी डोमेस्टिक हेल्प ऐसे लोगों के साथ बदतमीजी भी करती है, वे चोरी करती है। तो कितना मुश्किल होता है दिव्यांगों के जीवन में। और इसलिए मुझे लगता है कि यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी सहायता करें। जब हम ऐसे विजुअली चैलेंज्ड या फिजिकली चैलेंज लोगों को देखें तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि उनकी सहायता करें। और कोविड टाइम पे भी कितना मुश्किल होता है इन लोगों को। हम लोगों को भी नेटवर्क इश्यूज आते हैं और हमें बहुत मुश्किल है। तो इनको
जो जिनको दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो इनको ये इश्यू समझने में कितना मुश्किल होता है। और हमें तो अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप जरूर अपना ऑडियो तो अनम्यूट करके चंदा जी से पूछ सकते हैं। पूछ लीजिए। चंदा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आपने बहुत बढ़िया भाषण दिया था हमें। थैंक यू। क्या बात है, बच्चों के प्रश्न नहीं है क्या? बच्चे या अध्यापक लोग, कोई भी आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो दिव्यांगों के जीवन में कितनी चुनौतियां हैं, इनके बारे में और उनका समाधान भी चंदा जी ने हमें बता दिया था कि हम लोगों को कितना फर्ज बनता है कि इन लोगों की मदद करें, इन लोगों की सहायता करें। जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं तो हम जरूर इनकी सहायता करनी है हमें। तो ये सब मैं बता रही हूँ, और अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम, नमस्ते मैम, मेरा नाम आकृति राठौर है। चंदा मैम मुझे पढ़ाती भी हैं। तो मैम मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हम, जैसे आप कह रहे हैं कि दिव्यांगों की क्या परेशानी, उस पर आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन जैसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो दिव्यांग हैं, सगीना नाम है, और ऐसे और भी फ्रेंड्स हैं। तो उनको हम भरोसा कैसे दिलाए? मतलब सब कुछ उससे मेरी बातें होती है, बहुत पर्सनल बातें वो शेयर करती है। पर एक बार मेरी उससे बात हो रही थी, तब उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो मुझे पूरा पटना घुमा देना। मैंने कहा ठीक है, घुमा दूंगी। फिर वो खुद ही कहती है कि लेकिन नहीं नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम होगी भाई? तो कहती है कि तुम्हें मुझे हर एक चीज को बताना पड़ेगा कि ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि मैं तो देख नहीं सकती हूँ। तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो कोई भी नया इंसान होगा तो मुझे वैसे भी बताना होगा। पर तो उनको ये भरोसा इसका कैसे प्रश्न का दिलाए कि हम आपके साथ इसका हैं? प्रश्न का जवाब मैं देती हूँ। ये एक बार में रिश्ते नहीं बनते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सामान्य हैं और अच्छे पदों पे कार्यरत हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यूएस में हैं, तो वो बुलाते भी हैं। मैं यूएस तो नहीं गई, पर मैं उनके बदौलत कलकत्ता, बेंगलोर यहाँ पे घूमी। होता क्या है, ये सच बात है, उसने जो कहा, भरोसा एकाक नहीं दिलाना है आखिरी। आप वेट और वॉच करो, क्योंकि जब ग्रेजुएशन के बाद आप कितना रिलेशन उससे रखेंगे। क्योंकि जब मेरी मित्रता मेरी फ्रेंड से हुई, तो मैं पहली बार उसके साथ बुलंदशहर गई और उसको तब समझ आया। मैंने बोला कि यार तुम्हें तो वॉशरूम वगैरह सब टच करके बताना पड़ेगा, नल किधर है, वॉशरूम किधर है, इंडियन है कि वेस्टर्न है, और सोप किधर है, और साबुन वाबुन सब बताना पड़ेगा। तुम यकीन नहीं मानोगे कि मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि बहुत ही पेशेंस के साथ आपके साथ मित्रता वही निभाएगा आकृति। अभी उसको समझ नहीं आ रहा क्योंकि सचमुच वो अभी पहली बार कर रही है। तो उसका उसका विश्वास जमने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, तुम कूल रहो। तुम्हें जब मौका मिले अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो, और ज्यादा जरूरत नहीं है। जब उसका विश्वास खुद ब खुद तुम पर हो जाएगा, तुम उठ करके खुद ही पटना चली आएगी। उसे समझ आ जाएगा कि यही वो लड़की है जो मुझे घुमा सकती है। और ये
बात ही नहीं है। मैं भी बहुत हेजिटेट होती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो केरल से लेकर के महाराष्ट्र, आप बिहार, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोई कोना नहीं है जिसमें मेरा पढ़ाया वो बच्चा ना हो। बुलाते हैं, लेकिन देखो शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में एक गैप भी होता है। तो एक कारण तो यह है कि गैप है। हाँ, कभी विवाह वगैरह हुआ, बुलाया, तो वो एक अलग बात हो जाती है कि विवाह बार बार नहीं होता है, विवाह एक बार होता है, और बड़ों का आशीर्वाद मिलना भी चाहिए, तब की तब देखी जाएगी, है ना। तो आप कुछ मत कहो, सहज रहो, कूल। कुछ चीजें समय पे छोड़ देनी चाहिए, समय पे छोड़ने के साथ ही वो रिश्ते मजबूती पकड़ते। इसका मैं सीधा सीधा आपको यही जवाब दूंगा। अगला प्रश्न। और कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके बता दीजिए, नहीं तो हमें सुनाई नहीं देगा। चैट बॉक्स में लिख दो ना कि आपका कोई प्रश्न, तो लिखिए चैट बॉक्स में। आपका कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैडम मेरा नाम पापसारथी है, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी जी जी। हाँ मैडम, आपने बताया कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, और मैं ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश उतने विकसित नहीं है। वो एक गरीब देश का एक गरीब कोना ही रह गया है। उनकी जो भी वजह हो यही हकीकत है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो साधारण जन होते हैं उनको भी इतने तकलीफ होते हैं अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों पर लेने के लिए, और आप तो दिव्यांग है, और इसके बावजूद आप यूपी जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र से यहाँ तक पहुंचा है। तो आप यूपी में जो दिव्यांग जो समस्याएं है उनकी, उनके समाधान में आप क्या सुझाव देना चाहता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, बहुत खुश हुई जब मैंने अपने जीवन में जितने भी दृष्टिहीन या पैर से विकलांग लोग मिले, उनको सबसे पहले मैंने यही बोला कि आप प्लीज शिक्षा ग्रहण करिए। अगर आप शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे तो आपका रोजगार केवल भिक्षाटन रहेगा। आप इसको बहुत ईमानदारी से सोचिए। और भिक्षाटन नहीं रहेगा, परिवार रोटी दे देगा, तो वो भी रिस्पेक्ट के साथ में देगा। तो मैंने अपने जीवन में कम से कम 4 बच्चों का लखनऊ और दिल्ली में एडमिशन कराई। सबसे बड़ी मेरी खुशी की बात यह है। और जो जिस फर्स्ट बच्चे का मैंने एडमिशन कराया वो मथुरा रिफाइनरी में कार्यरत है, और मैरिड है, उसके 2 बच्चे। ठीक है कि वो टच में नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत पढ़ने में बिजी थी, तो मैंने भी कोशिश नहीं की। कोशिश मैं नहीं की क्योंकि मैंने एडमिशन कराया, तो मुझे लगता कि हेजिटेट भी होती है कि मेरी जो परिवार है वो ज्यादातर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो मेरी बहनें बहुत प्राइमरी शिक्षक है, दोनों प्राइमरी के हेड है। तो उनके लिए जो फंड आता है, जैसे कोई बच्चा ऑर्थो है, उसको व्हील चेयर की जरूरत है, तो उनके राइट्स मुझे नहीं पता उनको स्कूलिंग मिलते हैं नहीं मिलते हैं, बट उनको वो इतनी जागरूक है उनके पूरे राइट्स उनको दिलाने की कोशिश करती है, उनको समझाती है, चाहे गूंगा बच्चा चाहे बहरा बच्चा हो, क्योंकि हर तरीके के बच्चे आते हैं प्राइमरी स्कूल में। और शिक्षक को बहुत जागरूक होना चाहिए सर। शिक्षक ही है जो बच्चों में मनोबल उनको उत्साहित कर, क्योंकि बच्चे आपस में जाकर के मजाक उड़ाते हैं। या तो बच्चा स्पेशल स्कूल में जाए, या तो बच्चा स्पेशल स्कूल में जाए। अगर सामान्य में जाता है तो बच्चे ही आपस में लंगड़ा, बहरा, अंधा कह के बुलाते हैं। इसमें हमारी शिक्षकों की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे शब्दों इस्तेमाल करने से अपने बच्चों को रोके। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और उसके अलावा भी सामाजिक सेवा, जब भी मौका मिलता है, किसी बच्चे का फीस, किसी बच्चे की पारिवारिक कोई परेशानी, किसी बच्चे को विषय चुनने में मुश्किल हो रही है, तो इस तरीके के सहयोग डे टू डे की लाइफ में मेरी जिंदगी में रोज ही आते हैं और रोज ही मैं करती हूँ। और बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए, जब से मैंने एंट्री मिरांडा हाउस में मारी है तब से लेकर के आज तक अधिकांश किसी ना किसी बैच से 2-4 बच्चे जुड़े ही हुए। तो ये मेरा शायद वही सहयोग रहा होगा कि जो बच्चे आज तक टच में है।
बहुत धन्यवाद चंदा जी। यहाँ जोर से बारिश हो रहा है, बहुत जोर से यहाँ बारिश। कहाँ कैसे है मुझे पता नहीं, इसलिए नेटवर्क में थोड़ा गड़बड़ है, हमें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। आपको हमारी आवाज आ रही है? बहुत ही क्लियर, और बारिश की आवाज भी आ रही है। हाँ, यहाँ बहुत बारिश है, यहाँ जोर से बारिश चल रहा है। अच्छा, वहाँ कैसी है? ये तो फीडबैक, हाँ आवाज आ रही है, तो बच्चे ही बताएंगे कि ये प्रोग्राम कितना सक्सेस रहा। वहाँ कैसे है? यहाँ बहुत गर्म मौसम में कोई बारिश गर्मी नहीं है। है? वहाँ गर्मी है? नहीं नहीं नहीं, नो उमस। तो किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, हमारा समय खत्म होने वाला है, जल्दी पूछ लीजिए। हेलो मैम। मैम पूछिए। मेरा नाम भूमिका नाम है मेरा। मैम मेरा ये प्रश्न है कि दिव्यांगजनों के प्रति जो समाज की अभी भी नकारात्मक सोच है, उसमें परिवर्तन और ज्यादा कैसे लाया जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड जीवन हम लोग जीते हैं ना। तो बाहर तो हम बहुत अच्छा शो करते हैं कि नहीं नहीं ये भी बराबरी में है, लेकिन जब बराबरी में कहने से नहीं होता ना बच्चे, बराबरी में उनके साथ व्यवहार करने से ये परिवर्तन आएगा। और ये समाज के चंद लोग ही बदले हैं, जो सच सच में बताऊं, क्योंकि वो अपने लेवल पे विकलांग को स्वीकार नहीं कर सकते। इसका सीधा सा एक आंसर देती हूँ, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और मैं दलित विमर्श भी पढ़ाती हूँ। ये वैसा ही प्रश्न है कि जब पुरुष के बराबरी में औरत को हक मिलता है तो पुरुष को परेशानी होती है, जब औरत की बराबरी में दलित को अधिकार मिलते हैं तो सामान्य औरत परेशानी होती है, और जब सामान्य औरत की बराबरी में दलित के साथ साथ विकलांग को भी मिलता है तो खलबली मच जाती कि यार इनको क्या जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत है। आप ये बताइए क्यों नहीं जरूरत है। आपको रिस्पेक्ट प्रिय है, हमारे लिए रिस्पेक्ट नहीं प्रिय है। मैं अगर कोई दिव्यांग बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं तो मैं उनसे जरूर चाहूंगी कि कुछ मत करो, अपने रिस्पेक्ट के लिए मरो, क्योंकि अपना आत्मसम्मान कभी नहीं खोना चाहिए। और आत्मसम्मान की वजह से ही मैं शायद इतनी सशक्त बन पाई हूँ, क्योंकि मैं मेरा ये नेचर है कि फ्री का ना लेना, अगर अगर लिया तो कोशिश करूंगी, है ना। तो चला गया क्या, आवाज चला गया क्या? तो अपनी रिस्पेक्ट बनाए, सोच बदलेगी बच्चे, लेकिन टाइम लगेगा। जब सोच लीजिए कि आज भी दलित समाज और स्त्री समाज को लेकर के सोच बदलने में इतना टाइम लग रहा है। शहरों में सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है, लेकिन ग्रामीण एरिया में जाइए, वही पर्दा, वही बाद में खाना खाना, वही सब उसके कंधों पे भार डाल दिया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे पुरुष शिक्षक हैं कि वो क्यों नहीं परिवार में सहयोग करना चाहते, वो भी करें। अगर स्त्री पूरी परिवार की जिम्मेदारी लेगी तो वो भी इंसान है, वो भी थकेगी। और मेरे को कोई किसी व्यक्ति का ये जवाब नहीं चाहिए कि मैडम मैं बाहर से कमा के लाता हूँ। फिर इसका जवाब मैं सीधा सीधा ये दूंगी कि वो भी डोमेस्टिक पूरा हेल्प देती है, पूरे घर को सुचारू रूप से व्यवस्थित करती है और अवैतनिक है। तो मेरे को किसी पुरुष का ये जवाब नहीं चाहिए, आप लोग सहयोग करिए। और ये उसी तरीके का आंसर था बच्चे, जैसा आप पूछ रहे थे कि सोच कैसे बदलेगी। सोच धीरे धीरे बदलेगी, पहले तो दिव्यांग को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। और मैं इसके लिए सरकार की बड़ी शुक्रगुजार हूं कि सरकार ने 3% से 4% बढ़ाया, पर उसमें भी कितने फर्जी पेपर लेके लोग एंट्री मार गए हैं, इस पे जांच उठानी चाहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगला प्रश्न पूछिए, किसी को पूछना है। अगला प्रश्न पूछिए, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। क्या वो बीना जी से पूछो क्या हुआ, सम्मान कैसे हो गए। एक प्रश्न आया है, स्पेशल किड्स की जो चुनौतियां हैं उसका समाधान बता दीजिए। स्पेशल किड्स 2 टिप्स बढ़ा सकते, पूछो कौन से 2 टिप्स बढ़ा सकते हैं, उनका कौन लिख रहे हैं? चंदा जी, चंदा जी, स्पेशल किड्स की जो चुनौतियां है ना। डिक्लाइन करके फिर से ज्वाइन करो, आवाज नहीं आ रही है। फिर बिना मैम रुको, आपको आप हेलो हेलो
हेलो चंदा जी। बीना जी। हाँ, स्पेशल किड्स की बिहेवियर प्रॉब्लम। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए फिर से करेक्ट किया है, बताइए। आपको सुनाई, स्पेशल किड्स की बिहेवियर प्रॉब्लम को कम करने के लिए 2 टिप्स बता दीजिए। किसी का प्रश्न है चैट बॉक्स पे। देख रही थी कौन से बिहेवियर को चेंज करने के लिए? स्पेशल किड्स के प्रॉब्लम्स। अच्छा, स्पेशल सबसे बड़ी बात कि उनके साथ मुझे लगता है कि अगर कोई भी स्पेशल व्यक्ति है तो उसके साथ सबसे पहले आप अपने होने का एहसास कराइए। हेलो बोलिए, नाम लेकर के, हेलो कैसे हो। पहला व्यवहार ऐसे ही चेंज होगा, क्योंकि आप उसका वेलकम करोगे तो वो अगला बंदा खुद ही बढ़ करके आपका कल अगले दिन वेट करेगा और वो एज अ मित्र आपको एक्सेप्ट करता चला जाएगा। दूसरी बात, जब आप कैंटीन या कुछ भी खा पी रहे हैं तो उसको ऑफर करिए। उसको खुद ब खुद थोड़ा सा समय लगता है। अच्छा हाँ, ये भी मैं बता दूं कि विजुअली इंपेयर्ड को थोड़ा सा समय लगता है सेटल होने में नई जगह पे, तो वो धीरे धीरे आपका बहुत अच्छा मित्र बनेगा, बशर्ते आप उसके विश्वास में, मतलब आप उसके विश्वास पे खरे उतरिए। मैं बता रही हूँ कि जितना अच्छा सुझाव एक विजुअली इंपेयर्ड आपको दे देगा उतना सामान्य नहीं देगा। तो ये थोड़ा सा सोचिएगा कि उसको मित्रवत अपनी जगह पे उसके होने का एहसास कराइए कि भाई हम सब इक्वल हैं। और इक्वल कहने से नहीं होता है, इक्वल अपने बिहेवियर से शो कराना होता है कि आप लोगों ने चाय पिया, उसको एक बार पूछा तक नहीं, अकेले बैठा हुआ है। ये चीज धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करते हैं। मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया इस चीज को, और इस चीज से मैं बहुत मेरे बहुत सारे बच्चे जुड़े, इस चीज से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रही कि यार कैसी जगह है या मैं कहाँ पे हूँ, कुंठा। लेकिन मैं अपने किसी सिंगल स्टूडेंट को कुंठित होने के नहीं बोलूंगी। 2 चीजें अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, एक तो अपनी विकलांगता। कोई आपको अंधा भी बोले ना तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, हाँ मैं ऐसी ही हूँ, ये चीज आप एक्सेप्ट करें। जिस दिन आप आत्म स्वीकृति कर लेंगे अपने कमी की, उस दिन आपको कोई कुंठा आएगी ही नहीं मन में। तो मैं अपने सारे बच्चों को ये बोलूंगी, जैसे कई बच्चियां छोटी होती है, हाइट कम होती है, मैम मेरी हाइट बहुत कम है। मैंने कहा दुनिया में औरों को भी देख लिया कर। कोई बच्चा बोलता है मैम क्या मैं गंजी हो गई, मैंने कहा मेरे को भी देख। मैं बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हूँ, मुझे लगता है मेरे पास सब चीज का जवाब है। शायद गॉड गिफ्टेड है सब कुछ, मेरे को ईश्वर की कृपा से इतने सारे जवाब पता है कि मैं किसी बच्चे का मनोबल नहीं कमजोर कर सकती। कोई कुरूप बच्चा तो बोलता है मैम बहुत ही गंदी हूँ मैम, मेरा चेहरा सुंदर नहीं है। तो मैंने कहा चेहरे से क्या करना है, तेरा मन सुंदर होना चाहिए बेटा। कहते मैम लेकिन फर्स्ट चॉइस तो लोग फेस ही देखते हैं ना। मैंने कहा कोई बात, अब छोड़ो, आप ईश्वर की कभी कंप्लेन मत करो। जिस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है उसकी कंप्लेन नहीं करनी है आपको। आपको अच्छे से अच्छा एक्सेप्ट करना है कि हाँ ईश्वर ने जो मुझे बनाया वो सबसे बेहतर बनाया। तो बीना जी मेरा इसका सीधा सीधा यही आंसर है कि आप विजुअली इंपेयर्ड को दोस्ताना फील कराएं अपने वर्क प्लेस पे। हेलो कैसे हो। आपके साउथ के इतने सारे इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के प्रोफेसर जुड़े हुए मेरे साथ, मैं शॉक्ड हो गई। और सारे धुरंधर है लोग डिफरेंट कॉलेजेस में। तो मेरे को एकदम आश्चर्य हो गया, अरे यार ये तो बहुत ही ग्रेट है और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं बीना जी, क्योंकि विजुअली इंपेयर्ड प्रोफेसर्स का एक ग्रुप बनाया हमने। हाँ जरूर जरूर। तो हम ये अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ तो कोई विजुअली इम्पेयर्ड अध्यापक ही नहीं है और विद्यार्थी भी नहीं है। हमारे प्रिंसिपल ने यही बता रहा था कि यहाँ हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। तो ऐसी एक मुश्किल है यहाँ। नहीं, आप जब वैकेंसी निकालिएगा तो आप लोग बस एक कॉपी उपलब्ध करा दीजिएगा, मेरा सर्कल है उसको डाल दूंगे, 10 एप्लीकेशन आपके पास आएंगे। पहली बात। दूसरी बात कि अधिकांश कॉलेजों में पोस्ट को कन्वर्ट करके किसी में डाल दी जाती है, इस तरीके से उनका रोजगार खत्म हो रहा है ना। आप अपने परसेंटेज के लिए तो चिंतित है, लेकिन विकलांग के 4% के लिए इतनी परेशानी आपको हो रही है ना। तो ये चीजें हैं, आपको जुड़ना पड़ेगा। आप लोगों को ऐसे लोगों से अप्रोच करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आ रही है, दोनों लोग अप्लाई करें। चुनना तो आपके हाथ में है ना, आप किसको चुनोगे। मैं भी बता रही थी प्रिंसिपल से कि हमें तो एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि हाँ हम ऐसे विकलांग या ऐसे दिव्यांग बच्चों को लेने के लिए तैयार है और इसके लिए अप्लाई है। चाइल्ड ऐसे दिव्यांग बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं ना, वे ऐसे कॉमन इस तरह के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में वे ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि
वे सोचते हैं कि वे आउट ऑफ द प्लेस बन जाएंगे, शायद इसीलिए। साउथ वाले तो जाएंगे ना, साउथ वाले तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं श्योर हूँ कि साउथ वाले इतने इंटेलिजेंट है सारे के सारे। और उसका कारण क्या है, सारे इंग्लिश मीडियम के हैं और हम लोगों के संपर्क में रह के वो हिंदी भी बहुत अच्छा सीख रहे हैं। हाँ भाई, तो ये है, आप मौका तो दीजिए और वो वैकेंसी पब्लिक डोमेन में डालिए, वैकेंसी आई। हाँ जरूर। जी जी जी। किसी और को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। लगता है किसी को कोई प्रश्न नहीं है, तो हम एक बार फिर मैं चंदा जी को धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक न होने के बावजूद वो कितनी अच्छी ढंग से, कितनी एनर्जेटिक होकर वह कितना समय हमारे साथ बिता रही थी, हमसे बात कर रही थी। तो मैं इस वेबिनार को समाप्त करने के पहले हमारे विभाग अध्यक्षा डॉक्टर मीना जी को थैंक्स गिविंग के लिए, धन्यवाद अदा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हेलो मीना जी। हेलो। हाँ हेलो बीना। हाँ सुन सकती है? हाँ सुना है? जी जी जी, सबको सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी परिवार की ओर से नमस्कार। सितंबर का महीना हर हिंदी प्रेमियों के लिए विशेष महत्व है। भारत सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों, संस्थाओं में हिंदी पखवाड़ा हर वर्ष इस महीने में मनाया जाता है। राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हिंदी पखवाड़े के दौरान अनेक हिंदी कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां आदि आयोजित करते रहते हैं। इस सिलसिले में सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग भी एक ऐसा वेबिनार आयोजित करने के बारे में सोचा और एक उचित विषय हमने चुना। और हमने सोचा है कि इस कोरोना संकट में सबके लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। हमको संवेदनशील बनना है। आज हम एक ऐसे समय से गुजरते हैं कि इस सब जनों के लिए कई मुसीबतों का समय है। दिव्यांगों के लिए शारीरिक दिक्कतें तो पहले से है, लेकिन अब रेशन, पानी, दवाई और गुजारे जैसी कई और चुनौतियां खड़ी हो गई है, जिससे उन्हें मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ा है। जो लोग गरीब है और रोज कमाने और खाने वाले हैं, उसके लिए इस लॉकडाउन में जीवित रहना मुश्किल हो रहा है। जैसे हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। दिव्यांगों का स्वतंत्र रहन सहन और दीर्घकालीन आजीविका सभी के लिए एक समावेशी समाज और विकास इसका उद्देश्य है। तो इसमें भाग लेना हम सबका कर्तव्य है, ये तो मानवीयता है। समाज में दिव्यांग के आत्मसम्मान, प्रतिभा, विकास, शिक्षा, सहित और अधिकारों को सुधारने के लिए और उनकी सहायता के लिए एक साथ होने की जरूरत है। तो इसके इन सब के बारे में सोचकर हम ऐसा ही एक विषय को चुना है। और हमें मुख्य वक्ता के लिए मिला है डॉक्टर चंदा सागर को। वे एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपनी विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया है। जीवन के संघर्ष में अपनी क्षमताओं के बल पर विभिन्न सोपान पार करने वाली है, आसमान चूमने वाली है। हर दिव्यांगों के लिए प्रेरणादायी डॉक्टर चंदा सागर ने कोविड-19 लॉकडाउन के समय दिव्यांग जनों की चुनौतियां और समाधान पर
अपने अनुभवों के जरिए हमें बातें की और उनकी कविता भी बहुत अच्छी और टचिंग थी। कोरोना की सभी परेशानियों को उन्होंने अपनी एक कविता में अभिव्यक्ति दी है। डॉक्टर चंदा सागर को मैं पूरे सेंट पीटर्स कॉलेज की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से और इसमें भाग लेने वाले सभी भागीदारों की ओर से तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, वे हमें आशीष वचन देते हैं, उनको भी मैं विभाग की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस कार्यक्रम वेबिनार में भाग लेने वाले सभी भागीदार, वे विभिन्न कॉलेजों के अध्यापक हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन सबको मैं हिंदी विभाग की ओर से तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और हमारे कॉलेज के सह अध्यापक हैं, विभाग की अध्यापिकाएं हैं, डॉक्टर शीला जी, डॉक्टर सिंधु पी कौमा, डॉक्टर सिंधु टीआई, डॉक्टर गीता और हमारे ही बच्चे हैं, सबको मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और विशेषतः डॉक्टर बीना पैली, इस वेबिनार का पूरा आयोजन उन्होंने ही की है और चंदा जी के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता है, तो इसी वजह से हमें चंदा जी को मुख्य वक्ता के रूप में मिला है। मैं एक बार फिर बीना जी को और चंदा जी को कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और जेबिल चरियान टेक्निकल असिस्टेंट है हमारा, वे हमारा ही छात्र है। एबिल को भी मैं इस अवसर पर विशेषतः कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। तो एक बार फिर सबको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। चंदा जी, आपको एक बार फिर धन्यवाद। आपको भी मैम, आपको भी धन्यवाद मीना जी। ओके, तो मुझे लगता है कि और किसी को कोई प्रश्न कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ समाप्त करें। मैम एक बार फीडबैक फॉर्म दे दीजिए। एक्चुअली जब मैं क्वेश्चन पूछ रही थी तो उसी टाइम पे पता नहीं कैसे रिमूव हो गया था, मेरे पास नोटिफिकेशन आया समवन हैज रिमूव्ड यू फ्रॉम द मीटिंग, तो फिर मैंने दूसरे मेल से मैं कनेक्ट हूँ मैम। खुशबू राउतर ना? हाँ। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो खुशबू, और एक बार फीडबैक फॉर्म देने से आपको मिल जाएगा। हेलो, यस मैम। हाँ खुशबू, और एक बार फीडबैक फॉर्म देने से आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपका नंबर दे दीजिए मुझे, फोन नंबर, तो मैं व्हाट्सएप से आपको भेज दूंगी।
जी मैम, तो मैम आपको चैट बॉक्स में नंबर दूं? हाँ ठीक है, चैट बॉक्स में नंबर दो। जी मैम। ठीक है, अभी अभी भी मैं आपको भेज दूंगी। जी मैम। ഹലോ ഷീല, ഓ ദൈവത്തിന് നന്ദി, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നത്. പക്ഷെ ആള് കുറച്ചേ കുറവായിരുന്നു തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഒറ്റെണ്ണം കേറിയില്ലോ. ആ പിന്നെ കാലടിയിൽ ഒരു സെമിനാർ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. ആ പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പനിച്ച് കിടക്കുക. പനിച്ച് കിടന്നിട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്പർ കിട്ടി.